जो थर्ड क्वेश्चन है, सस्टेनेबल क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव फॉलोइंग फीचर्स। सुइटेबल क्लोनिंग वेक्टर, तो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछा गया है। मतलब ये फिर से बायोटेक्नोलॉजी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी क्लोनिंग वेक्टर है जो कि सुइटेबल हम लोग बोल सकते हैं, और इनमें सुइटेबिलिटी के लिए कौन सी फीचर्स ये इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए, इस तरीके के फीचर्स क्या क्या है। ऑप्शंस में है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, वन और फ्यू सिलेक्टेबल मार्कर्स, वेरी लार्ज साइज, एंड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ऑफ होगा, एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इनमें से बोला गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जो भी करके यहाँ पर पहले ऑप्शंस आप बाद में देखो। अगर आपको आंसर पता है ना, तो आपको ऑप्शंस बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, तभी जाके आप टाइम सेव कर सकते हो। अगर हर एक क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन आपको डिटेल में समझने की कोशिश करोगे, उस टाइम आप तो क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आंसर को पहले पता होना चाहिए, इसका प्रोबेबल आंसर क्या होता है। जब कंफ्यूज हो जाओगे फिर तब अब देखना आंसर क्या, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अच्छा, पहले देख लेते हैं ये चीज है क्या। वेक्टर जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर, ये है क्या। तो डीएनए मॉलिक्यूल ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए वायरस, ए प्लाज्मिड और द सेल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। देखिए, वायरस से स्टार्ट किया, फिर प्लाज्मिड गया, प्लाज्मिड से फिर हायर ऑर्गेनिज्म का सेल। मतलब ये कोई भी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल कोई भी सोर्स हो, वायरस हो या प्लाज्मिड हो, कोई भी और हायर ऑर्गेनिज्म से भी अगर हो, तो वो एज ए वेक्टर काम कर सकता है। उसको क्या है, इनटू व्हिच अनदर डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट साइज कैन बी इंटीग्रेटेड। अगर वायरस और प्लाज्मिड या सेल और हायर ऑर्गेनिज्म से कोई भी जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए को हम लोग पहले आइसोलेट किया, फिर उनमें से और एक अनदर डीएनए फ्रैगमेंट उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एप्रोप्रिएट साइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें क्या हो रहा है, कोई भी वेक्टर्स कैपेसिटी फॉर द सेल्फ रेप्लिकेशन, क्योंकि क्या है जो रेप्लिकेशन की जरूरत, इसीलिए हम लोग क्लोनिंग मतलब क्या है, उसके एक से दो से चार ऐसे करके कंपाउंडिंग या जो भी है उसके हिसाब से ना इंक्रीज होगा ना, मतलब जो इतना था उससे बढ़ रहा है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन, इसीलिए इसको क्लोनिंग बोल रहे, एज इट इज ये एम्पलीफाई कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के टर्म कुछ टर्म सिमिलर होते हैं मगर अलग भी होते हैं। जैसे जो रेप्लिकेशन आप बायोकेमिस्ट्री या ट्रांसक्रिप्शन उस टाइम पे आप जो ओपेरॉन मॉडल में आप रेप्लिकेशन पढ़ोगे, सेम चीज रेप्लिकेशन जो एम्पलीफिकेशन, इस तरीके की टर्म आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो अब मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब एम्पलीफिकेशन के बारे में बोल रहा है। जैसे सेल्फ रेप्लिकेशन वो जो कैपेसिटी इंटीग्रेशन के कारण लॉस ना हो। थर्ड क्या है, वेक्टर्स इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, इनसाइड इट रेप्लिकेटेड ऑटोनोमसली इन लार्ज क्वांटिटीज। मतलब जो वेक्टर जो बन रहा है उनमें से क्या है, होस्ट सेल के अंदर फॉरेन डीएनए हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद होस्ट सेल के बाद, क्योंकि एक तो होस्ट चाहिए ही डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए, ऑटोनोमसली लार्ज क्वांटिटी में रेप्लिकेट करता रहेगा। स्ट्रिंजेंट नॉन स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन सब बाद में हम लोग देखेंगे, मगर ये आप याद रखो कि वेक्टर्स क्या है, बेसिक नॉलेज क्या है कि वेक्टर्स होस्ट सेल में जाएगा, फिर उसमें ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन हो पाएगा। और इस तरीके की कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स के एग्जांपल क्या है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जो कि ईस्ट क्या है, ईस्ट में एक प्लाज्मिड मिलता है, ईस्ट में बहुत सारा टाइप का है, क्रोमोसोम टाइप का भी है, इवन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, फिर पीएसी भी है, इस तरीके के बहुत सारे है वेक्टर्स। पहले ये बेसिक एग्जांपल्स है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और कॉस्मिड और प्लाज्मिड ये सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है रिपीटेडली। अब देखते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी स्मॉल इन साइज, तभी जाके जो फॉरेन डीएनए है, जो हम लोग के जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम इंसर्ट करने वाले हैं, तो वो एक साथ ऑक्यूपाई होगा, फिट करेगा। नहीं तो फिट इन अगर नहीं होगा तो वो तो कोलैप्स कर जाएगा ना, साइज ही अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो इंटीग्रेट या रेप्लिकेशन तो बाद में शुरू, एज इट इज वो सिस्टम डिवाइस खराब हो गया है। तो इसीलिए साइज आपको याद रखना पड़ेगा कि इट मस्ट बी स्मॉल इन साइज, इट मस्ट बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनसाइड द होस्ट सेल,
ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट मस्ट पॉजेस रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए वहां पर तो रेस्ट्रिक्शन साइट बना, मतलब तभी जाके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो साइट है पर्टिकुलर, जैसे ATG ऐसा जो होता है रेस्ट्रिक्शन साइट में वो बना रहे, तभी जाके वहां पर ही पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा। एंडो मतलब अंदर, जो एक्सो मतलब बाहर ऐसा करके कट जो कर रहा है जो एंजाइम, एक मिनट, एक्सो मतलब जो यहाँ पर कट कर रहा है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब जो पर्टिकुलरली एक फ्रैगमेंट्स में वो कट करेगा, बहुत प्रिसाइसली कट करेगा, इधर उधर रैंडमली कट नहीं कर। एंडो मतलब यहाँ पर अगर कट कर रहा है तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट होता है जिसको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ मुझे यहाँ पर बैठ के मुझे ये पोर्शन, ये DNA फ्रैगमेंट को मुझे कट करके बाहर करना है। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट भी जरूरत होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ डोनर DNA फ्रैगमेंट मस्ट नॉट इंटरफेयर विद रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। जो मैं बोल रही थी, जो भी करेगी इंटीग्रेशन के बाद अगर रेप्लिकेटरी प्रॉपर्टी अगर चला जा रहा है, लॉस हो रहा है, तब तो इसका कोई फायदा ही नहीं रहा। डोनर फ्रैगमेंट में जो फॉरेन DNA आप इसका इंट्रोड्यूस करने के बाद भी मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। It must possess some marker gene such that it can be used for later identification of recombinant cell. Recombinant cell को आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर स्कोरेबल मार्कर होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होता है। सिलेक्टेबल मतलब कुछ पर्टिकुलर जीन, कुछ पर्टिकुलर सेल जिसमें कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, वो वाला जीन, तो वो सर्वाइव कर जाएगा अगेंस्ट दैट कोई कल्चर मीडियम जिसमें वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक प्रेजेंट हो, जैसे एम्पिसिलिन, इस तरीके की जो यूज होता है। स्कोरेबल मार्कर क्या है? जो कलर से, जैसे लैक्जेट जो होता है बीटा कैरोटीन से, इस तरीके की जो है वो है स्कोरेबल मार्कर। मतलब कलर चेंज से ये दिखाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट सेल है जिसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी इसमें पुटअप किया गया है। ये तो कभी कभी ना फॉल्स रिजल्ट भी आ जा सकता है। इट मस्ट पॉजेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे नहीं कि बस एक ही साइट हो क्लोनिंग साइट के, वो मल्टीपल हो सकता है। ये मस्ट पॉजेस होना चाहिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट एक क्लोनिंग वेक्टर्स में, तभी ये क्लोनिंग पर्पस ये फुलफिल कर रहा है। अब ये एक थोड़ा डायग्राम देख लो। डायग्राम में क्या देखो, ये रहा प्लाज्मिड, ओके। प्लाज्मिड में ये रहा प्रोमोटर। प्रोमोटर में क्या था? कोई भी जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट वेयर, व्हेन एंड व्हाट लेवल, ये डिसाइड करता है। ये रहा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पे रेप्लिकेशन जो साइट होता है वो प्रेजेंट रहता है। रेप्लिकेशन रेगुलेटरी ओरी, जो कि ऑरिजिन ऑफ साइट होता है। इसके बाद है क्या? MCS। MCS मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसमें RD1, RD2, RD3 मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, 2, 3 जो वो लोग डिस्टिंग्विश किया है, यहाँ पर उन लोगों का मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसमें जाके ये रेस्ट्रिक्शन साइट में कट करेगा। फिर यहाँ पर आ रहा है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट RD4 एंड RD5। मतलब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का अगर लोकेशन कहाँ है, इस दोनों रेस्ट्रिक्शन मतलब टोटल RD1, RD2, RD3, अगर MCS ये रहा A और MCS B, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लोकेटेड है? MCS A एंड MCS B की अंदर। MCS B में क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 4 एंड 5 का रेस्ट्रिक्शन साइट है, जहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पर जाके मैं बैठ सकती हूँ और वो पोर्शन में पर्टिकुलरली प्रिसाइसली मैं कर सकती हूँ। पर जो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रिसाइसली। लास्ट में क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन ऐसा ऐसा करके लिखा होता है ना कभी कभी बुक में, ये होगा सिलेक्टेबल मार्कर में। तो इसमें प्रॉपर्ली सब कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो इसमें से जो जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद आप बोलिए इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। इसके बाद इसका फिर सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो कि है ABC E ओनली, मतलब वेरी लार्ज नहीं। इसमें जो ऑप्शन है वेरी लार्ज ये नहीं, क्योंकि मेरा देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज में मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? इट मस्ट बी स्मॉल इन साइज। इट मस्ट बी स्मॉल इन साइज। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या है?
मस्ट बी लार्जर इन साइज। तो इससे जाके जो ये ऑप्शन था ये हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर अब क्लोनिंग वेक्टर्स का अगर कुछ एग्जांपल देना बोले तो क्या हो सकता है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड। इसमें भी कैरिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वेक्टर्स मैं बोल रही हूँ क्लोनिंग वेक्टर्स, इसके भी एक चार्ट बना लेना, कोई कोई बुक में मिल भी जाएगा आपको इसका, और मैं तो खुद तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो भी है तो उसके साथ इसका जो चार्ट है प्रॉपर कैरिंग कैपेसिटी कितना है, ये इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोनिम हेपा। एक्रोनिम ऑफ हेपा, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्रोनिम ऑफ हेपा स्टैंड्स फॉर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको लॉजिक या आपको समझने की जरूरत नहीं है। जैसे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, वो आपको थॉरली समझना पड़ेगा तभी जाके आप आंसर कर पाओगे। और इस तरीके का क्वेश्चन एज इट इज आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद रहे तो आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जो भी है, ऑल्दो हेपा बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन नेम आपको याद रहेगा। तो हेपा का फुल फॉर्म इसमें ऑप्शन है हाई इवैल्यूएशन प्रोटेक्शन, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन एयर, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए तो नहीं हो सकता, ये तो फर्स्ट पहले ये मतलब हम लोग को काट देना चाहिए कि ये कैसे होगा ये आंसर, तो ये तो बात गया। फिर है हाई इवैल्यूएशन प्रोटेक्शन, मुझे नहीं लगता इसको लेकर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा। ऑप्शन में ये दो आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर या हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन एयर। तो चलिए देखते हैं हेपा है क्या। हेपा क्या है? हेपा existing HEPA filters that filter out the particles more than 0.3 micrometer. ओके, तो किस तरीके के पार्टिकल्स को ये फिल्टर आउट कर रहा है? मोर देन 0.3 माइक्रोमीटर। आप एफिशिएंसी देखिए 99.97% इसका एफिशिएंसी है फिल्टर आउट में, फिल्टरिंग में। एंड इट ऑल्सो कुड फिल्टर पार्टिकल्स ग्रेटर देन 0.3 माइक्रोमीटर बाय इम्पैक्शन एंड इंटरसेप्शन, बट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ स्मॉलर पैथोजेनिक एजेंट्स लाइक वायरसेस। मगर SARS-CoV-2 जो कि 0.125 है, तो उसको ये हेपा कोई भी ड्रॉपलेट अगर बाहर या कहीं भी गिरता है तो हेपा उसको रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। अब हेपा आपको याद रखते, यहाँ पर मैं पिक्चर पे दिया हूँ, आप याद कीजिए। अगर कोई प्रैक्टिकल पे टिश्यू कल्चर लैब में जाओगे तो इस तरीके की एक हेपा फिल्टर वह प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर आप टिश्यू कल्चर के जो कल्चर रहता है आप उसमें काम करते हो, जो कि बाहर से जो कोई भी कंटेमिनेशन ना हो पाए। तो इसीलिए हेपा फिल्टर यूज होता है। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? हायर एयर फ्लो एंड लोअर प्रेशर ड्रॉप, लेस मेंटेनेंस होता है, इजियर डिस्पोजल होता है, इजियर इंस्टॉलेशन भी होता है और इम्प्रूव्ड ऑपरेशन। इसके फंक्शन मैकेनिज्म क्या, प्रिंसिपल क्या है? हायर एयर फ्लो होता है और जो प्रेशर ड्रॉप ये लो होता है। अब देखते हैं हेपा का फुल फॉर्म क्या है। हेपा फिर क्या हुआ? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन अगर हो गया एक बार तो आप आंसर नहीं कर सकते इसका। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following amino acids are specified by single codons? तो सिंगल, इनमें से आपको ऐसे क्वेश्चन तो इजी है, मगर अगर आपको मतलब लाइफ में कभी भी कोडॉन्स ये सब पढ़े नहीं हो, अमीनो एसिड के सिंगल लेटर पढ़े नहीं, तो आपको लिए तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि कभी कभी ना अभी क्या कर रहे हैं, सिंगल लेटर यूज कर रहा है क्वेश्चन में, तो इसीलिए सिंगल लेटर कोड भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन सी अमीनो एसिड है जिसके सिंगल कोडॉन से ही, मतलब एक सिंगल लेटर होगा उस कोडॉन से ही आप पर्टिकुलरली उसी अमीनो एसिड को ये इंडिकेट करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा। वैसे एज ए सिंबल भी आप सकते हो। जो इमोजी होता है ना, फोन पे हम लोग इमोजी से क्या करते हैं, छोटा सा ऐसा कभी कभी नहीं लिखते तो इमोजी सेंड कर देते हैं, कोई स्माइल वाला, लव वाला। इससे क्या होता है कि हाँ मुझे पसंद आ रहा है, कि मैं खुश हो रही हूँ। इसी तरह की जो ट्रांसलेशन साइंटिस्ट लोगों के काम में, एक्सपेरिमेंट में आसान हो जाए, इसीलिए ये सिंगल कोडॉन से एक एक अमीनो एसिड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करता है। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
देखिए मिथ्योनिन क्या है, यूजीजी, पर्टिकुलरली यूजीजी कोडन, जो ट्रिपलेट कोडन क्या होता है, ट्रिपलेट, तो यूजीजी कोडन पर्टिकुलरली ट्रिप्टोफैन को ही इंडिकेट करेगा या डिस्क्राइब करेगा, और एयूजी अगर कोई लिखा हो तो इसको मिथ्योनिन के ही ये इंडिकेट करेगा स्पेसिफिकली, बस ये इसको ही कोडन करते हैं। अब ये जो टेबल ऑफ कोडन देख के तो आपको भय लग सकता है, मगर ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, एयूजी जो कि स्टार्ट कोडन है, और यहाँ पर लिखा है स्टॉप कोडन में यूएए, यूएजी, यूजीए। तो इसको आपको पूरा जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे यूयू, ट्रिपल यू एंड यूसी, ये फिनाइल एलानिन को, मतलब एक फिनाइल एलानिन के लिए दो कोडन है, यू ट्रिपल यू एंड यूसी। फिर है देखो ल्यूसिन के लिए देखिए कितने सारे कोडॉन्स है, एक ल्यूसिन के लिए यूयूए है, यूयूजी है, सीयूयू है, सीयूसी है, सीयूए, सीयूजी है, देख सकते हो। मगर अब देखिए उसी की जगह अगर ट्रिप्टोफैन आ जाए तो यूजीजी से ही बस इसको सिग्निफाई कर रहा है। तो इसके लिए आपको मैं एक आसान सा ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बस आप याद रखना। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये जो मैं बोल रही थी ना स्टॉप कोडन, ये यहाँ पर यूएए, यूएजी एंड यूजीए, इसमें से कभी चालाकी करके क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है फर्स्ट वाला यू गो अवे गोपाल, यू गो अवे, तो इनमें से क्या हो जाएगा यूजीए, यू गो अवे, तो इनमें से हो जाएगा यूजीए, गोपाल मतलब ओपाल, इसका मतलब क्या है यूजीए, इसका और एक नाम होता है, उसका नाम है ओपाल। यूजीए क्या है कि एक स्टॉप कोडॉन है। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज मैं एक सेंटेंस जस्ट बनाई हूं, यू आर एन ओल्ड चोर, तो गोपाल के क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ओल्ड चोर है। मतलब अब नेगेटिव माइंड से मत लेना, बस इसको याद रखने के लिए, क्योंकि नेगेटिव से ज्यादा पढ़ाई ना, इस तरीके की पढ़ाई ज्यादा याद होता है, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। यू आर एन मतलब यू ए, इसको क्या है ओक्रे, ओक्रे। यूजीए मतलब ओपाल, और यूएए मतलब ओक्रे। हम लोग तो मैसेज में ना एसएमएस में कभी कभी लिखते हैं ना यू, तो इसके लिए कैपिटल वाई ओ यू मतलब यू, आर से ए एंड एन से ए, ओल्ड चोर मतलब ओ, ओक्रे, यूएए से ओक्रे। इसका अलग नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है ओक्रे। यू आर गिल्टी गैम्बलर, यू आर गिल्टी, यूएजी, इसको क्या कौन से इंडिकेट करते हैं, एम्बर, इसका दूसरा नाम क्या है एम्बर। मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ओपाल, ओपाल का दूसरा नाम क्या है यूजीए, ओक्रे का और एक दूसरा नाम क्या है यूएए, एम्बर का क्या है यूएजी। होपफुली ये स्टॉप कोडन आपको मतलब होल लाइफ एंटायर लाइफ आपको अभी याद रहेगा। इस सेंटेंस के हिसाब से आप अभी याद रखने की कोशिश कीजिए। इस चैनल से अभी आप ऐसे ही करके जो जुड़े रहिए, मैं सीरीज तो मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, और इस तरीके की जो भी ट्रिक्स होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली भी हूँ। चलिए ये क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ। क्वेश्चन है मैचिंग करना पड़ेगा, जिब्रेलिन, ट्रिपल रेस्पॉन्स, ऑक्सिन, सेल डिविजन फैक्टर, साइटोकाइनिन, सेल इलोंगेशन है क्या, इथिलीन प्रोडक्शन एक्टिविटी, अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी, एंटीमाइक्रोबियल। मतलब यहाँ पर क्या है एज इट इज, यहाँ पर एक लिस्ट में सब हार्मोन्स है, और यहाँ पर लिस्ट में क्या है फंक्शंस क्या है, मतलब फंक्शंस क्या है और हार्मोन क्या है, जो प्लांट हार्मोन फाइटो हार्मोन्स है, तो दोनों के फंक्शंस को आपको मैचिंग करना है। उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं ना क्या जल्दी है, थोड़ा देख लेते हैं हर एक हार्मोन का फंक्शंस में क्या होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में कहता है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स के साथ आप जो इंपॉर्टेंट जो एक फंक्शन है, जिब्रेलिन ये करते हैं वो करता है, वो इंटरनोडल इलांगेशन, ये सब क्वेश्चन बहुत बार हो गया। अब जो डीपर लेवल से क्वेश्चन आता है। जिब्रेलिन का और एक फंक्शन है, ड्यूरिंग द सीरियल सीड जर्मिनेशन अल्फा अमाइलेज इन द एल्यूरन लेयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ अल्फा अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होती है, एल्यूरन लेयर में। एंड अल्फा अमाइलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाइड्रोलाइजिंग द एंडोस्पर्म स्टार्च
इनटू मेटाबोलाइजेबल शुगर्स, जो कि ये कब काम क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीड जर्मिनेट कर रहा है, सीड जर्मिनेशन की एनर्जी चाहिए, एनर्जी किससे मिलेगा, जो एंडोस्पर्म में जो फूड रिस्टोर किया है, जो स्टोर किया है प्लांट ने, उस स्टार्च को ये मेटाबोलाइज करके मेटाबोलाइजेबल शुगर में कन्वर्ट करेगा और उस सीड जर्मिनेशन के लिए यूज करने वाला है सीरियल ग्रेन में। और जो एंजाइम है अल्फा एमाइलेज एक तरीके के एंजाइम है, ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होती है, एल्यूरोल लेयर। पहले फिर इसका मतलब कि अल्फा एमाइलेज जो एल्यूरोल लेयर से एंडोस्पर्म में मोबिलाइज हो रहा है और हाइड्रोलाइज कर रहे हैं एंडोस्पर्मिक स्टार्च को टू इनटू मेटाबोलाइजेबल शुगर्स व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। तब न जाके सीड में एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल होता है। एक्टिवेट और एक्टिव जिब्रेलिन biosynthesis commences in the embryo and gibberellins are transported from the embryo to alluron layer। अब अल्फा एमाइलेज ये एंजाइम एल्यूरोन लेयर में प्रेजेंट होती है, जरूरत कहाँ पड़ेगा, एंडोस्पर्म स्टार्च में, स्टार्च में ऊपर ही एक्ट करेगा ना अल्फा एमाइलेज, क्योंकि स्टार्च में क्या होता है, एमाइलेज एंड एमाइलोज, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, उसके डिग्रेडेशन के लिए क्या चाहिए, अल्फा एमाइलेज एंजाइम चाहिए। और इस एंजाइम को मतलब कौन इसको लेके जाएगा, इसके लिए जिब्रेलिन होता है। एक्टिवेट जब हो जाता है, इसके बायोसिंथेसिस कहाँ होता है, एम्ब्रायो में, जिब्रेलिन ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम एम्ब्रायो टू द एल्यूरोन लेयर। देन अल्फा एमाइलेज इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एल्यूरोन लेयर इनटू द एंडोस्पर्म टू कैटालाइज द हाइड्रेटिंग रिएक्शन ऑफ द स्टोर्ड स्टोरेज। समझ पा रहा है, जरूरत होती है, देखिए सीड जर्मिनेशन के लिए मुझे चाहिए होता है या सीड को चाहिए होता है एनर्जी, इसके लिए फूड चाहिए होता है। फूड मतलब शुगर्स जो कि स्टोर किया गया है, प्लांट ने खुद स्टोर किया है फ्यूचर के लिए एंडोस्पर्म में, मगर इस एंडोस्पर्म स्टार्च को मेटाबोलाइजेबल फॉर्म मतलब वो अपटेक कर सकती है, यूज कर सकती है, इसीलिए तो उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोलाइज जो करता है वो एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज। कहाँ प्रेजेंट होती है, एल्यूरोन लेयर में। अब अल्फा एमाइलेज एल्यूरोन लेयर से एंडोस्पर्म तो जाना जरूरत होती है, और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ये है एक्टिव जिब्रेलिन। एक्टिव जिब्रेलिन कहाँ प्रेजेंट होती है, या बायोसिंथेसिस कहाँ होती है, एम्ब्रायो में। फिर जिब्रेलिन ट्रांसपोर्टेड होता है, तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं ये सब, इसके तरफ से जिब्रेलिन ट्रांसपोर्ट करते हैं एम्ब्रायो से एल्यूरोन लेयर। और एल्यूरोन लेयर जब जिब्रेलिन एक्टिवेटेड या बायोसिंथेसिस हो गया है, तब जाके ये अल्फा एमाइलेज सीक्रेशन को एक्टिवेट करता है। तो सीक्रेटेड होता है एल्यूरोन लेयर में, फिर अल्फा एमाइलेज एंडोस्पर्म में जा सकता है। जब जाएगा देन एंड देयर एंडोस्पर्म स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, उसको हाइड्रोलाइज करेगा और मेटाबोलाइजेबल शुगर में कन्वर्ट करेगा, और फिर क्या होगा, सीड से रूट एंड शूट ग्रोथ हो पाएगा। ये रहा जिब्रेलिन का एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शन। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन के बारे में बहुत सारे फंक्शन है, मगर और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन इज वेल नोन to stimulate cell elongation via increasing the wall extensibility by inducing the wall loosening। एसिडिक नेचर के जो बाद में हम लोग एसिडिफिकेशन होता है, तो मतलब वॉल लूजनिंग के थ्रू सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंसिव कर देता है और इसी के साथ सेल इलोंगेट कर पाता है। और ये जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेल इलोंगेशन बोलो तो ये होता है ऑक्सिन। और कैसे करता है, वाया द सेल वॉल लूजनिंग और एसिडिफिकेशन, जिससे क्या होता है, सेल वॉल में एक्सटेंशन होता है। साइटोकाइनिन के कुछ एक्सेप्शनल फंक्शंस क्या है, साइटोकाइनिन promotes mitotic cell division in the shoot, and cytokinin positively regulates cell division and also serves a key role in establishing organization within the shoot stem cell centers। तो shoot stem cell में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सेल डिवीजन, किस तरीके के सेल डिवीजन को प्रोमोट करते हैं साइटोकाइनिन, मियोसिस या माइटोटिक, ये करते हैं माइटोटिक। जैसे सेल डेवलपमेंट वाला जो डिविजन होते हैं इसमें वो होता है माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन, और जो रीजेनरेशन या रेप्लिकेशन इस तरीके के जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस में। मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब हर एक सेल में 2n करके ही होगा, और मियोसिस में क्या 2n से n हो जाएगा। अब इथिलीन ट्रिपल रेस्पॉन्स, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल रेस्पॉन्स में होता क्या है, इथिलीन जब कोई सीड मतलब लाइट ना हो, ऐसा डार्क फेज में अगर कोई सीड को जर्मिनेट करने के लिए रख दिए हो, एक्सपेरिमेंट देखा गया है, उस टाइम क्या होता है ना, इथिलीन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, मतलब लेवल ऑफ इथिलीन इंक्रीज होता है। तब जाके जो कैरेक्टरिस्टिक शो होता है नॉर्मल, जो एक सीड है जो एक लाइट में आप रखे हो और एक सीड है जो कि जहाँ पर कोई लाइट नहीं है, डार्क फेज में रखे हो, तब कुछ डिफरेंशिएशन दिखा गया है।
विद along with the इथिलीन कंसेंट्रेशंस पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें जो 3 रेस्पॉन्सेस, ये 3 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज किया, फीचरिंग देखा गया है, वो है एपिकल हुक एक्सैजरेशन, रिड्यूस्ड इलोंगेशन, हाइपोकटाइल स्वेलिंग। हाइपोकटाइल स्वेलिंग क्या? थिकनिंग ऑफ द स्टेम एंड कर्वेचर कॉजेज अ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। आप इस पिक्चर पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छा ये पिक्चर है। फर्स्ट ये क्या है? इथिलीन कंसेंट्रेशन 0.0, ओके, ये नॉर्मल वाला है, लाइट है इसमें। जब इथिलीन कंसेंट्रेशन देख रहे हो 0.10 हो रहा है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या? अब ये स्टेम देखो और ये स्टेम देखो, सीडलिंग स्टेम स्टॉप्स इलोंगेटिंग, मतलब रिड्यूस्ड इलोंगेशन। इलोंगेशन ये स्ट्रेट हो रहा था, ये इलोंगेशन स्टॉप हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। नेक्स्ट जो है सीडलिंग स्टेम थिकनेस, आप इससे देखो ये इसमें कितना थिकनेस आ गया है, तो इलोंगेशन स्टॉप हो गया है। स्वेलिंग मतलब इसमें स्वेलिंग हो रहा है, मतलब उसका थिकनिंग हो रहा है स्टेम में, और अगर थिक हो रहा है इसका मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ अब शो करेगा। सीडलिंग स्टेम सेल बेंड्स एंड फॉर्म ए हुक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलता है एपिकल हुक एक्सैजरेशन। ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको बोला जाता है ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स किससे लिंक्ड है? इथिलीन से। ओके, सो अब हम लोग शायद इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि इसके साथ देख सकते हो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के साथ होगा अल्फा माइलेज, ऑक्सिन के साथ होगा अब देखो यहाँ पर सेल इलोंगेशन, जो सेल एसिडिफिकेशन के वाया करते हैं, सेल लूजनिंग करते हैं, साइटोकाइनिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन फैक्टर्स, ऐसे सेल डिवीजन किस तरीके के सेल डिवाइड करते हैं? माइटोटिक। इथिलीन प्रोडक्शन, इथिलीन जो होता है वो अल्फा माइलेज एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।